नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च। देखिए, शून्य भेदभाव दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस का उद्देश्य जो है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत देखिए 1 मार्च 2014 से की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के द्वारा इसकी शुरुआत 2014 में करी गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, जो मनप्रीत बोहरा जी हैं ये 1988 बैच के IFS हैं, मतलब भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और प्रेजेंट टाइम में ये मैक्सिको के राजदूत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो इसका राइट आंसर है जयदीप भटनागर, ऑप्शन नंबर सी। PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन है? तो जयदीप भटनागर। देखिए, भटनागर जी जो है 1986 बैच के जो है भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस ने। देखिए, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो है रॉस कॉसमॉस, ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जिसने अभी देखिए पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो किस देश ने? रूस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। देखिए, अभी भारत और चीन को सीमा विवाद लेकर काफ़ी तनाव चल रहा है, तो दोनों देशों के बीच जो है हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान लिया गया, मतलब फ़ोन के द्वारा इस सहमति की घोषणा की गई है। अब हॉटलाइन देखिए दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को उसका 68वां सत्र चल रहा था, तो इसमें जो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया गया था और 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। तो पहला कब मनाया गया था? 2014 में। आपको इसको भी याद रखना है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग की हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। उन्होंने देखिए 1973 में DAV कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर ज्वाइन किया गया था उनके द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं को आरक्षण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य होगा।
तो देखिए हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आचार्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म भी आते हैं। अब इस बिल के मुताबिक आरक्षण कानून जो नहीं मानेगा जो कंपनियां इस कानून को नहीं मानेंगी उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका नया नाम हो जाएगा संसद टीवी। तो इसमें राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया है और उसको नया नाम दिया गया है संसद टीवी। अब देखिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 वर्ष के लिए इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपको इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 82 अरब डॉलर। इसमें देखिए क्या होगा कि बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 101 करोड़ रुपए। तो राज्य के देखिए 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल्स का उद्घाटन भी किया है। इन हॉस्टल में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माई हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोएस फोगाट। इन्होंने देखिए 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम। और चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का गठन देखिए पिछले साल ही किया गया था। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं, भारत और किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया गया है? तो देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम जो है ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है और हाल ही में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दे दिया है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर डी भारत। और देखिए इसको जो है इस टर्मिनल का विकास भारत और जापान की संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। हाल ही में देखिए अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर भी आप सभी को पता होगा कौन बन गया है, तो कीरोन पोलार्ड। इन्होंने देखिए श्रीलंका के खिलाफ एंटीगा में खेले गए T20 इंटरनेशनल मैच में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। आपसे क्वेश्चन है कि किस गेंदबाज की गेंद पर इन्होंने 6 छक्के लगाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन की अनुमति दी जाए? देखिए अरावली हिल्स का विस्तार जो है गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली लगभग 720 किलोमीटर तक है और ये जो है अक्षय अपरदन के कारण लगभग विलुप्त हो चुकी है, तो इसलिए इस हिल्स पे उत्खनन पर रोक लगा दी गई थी। तो हाल ही में जो है हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे जो है अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पुनः सुदृढ़ हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। देखिए अरावली हिल्स का निर्माण जो है
भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। यह राष्ट्रीय स्तर पर और औद्योगिक विकास समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी लॉन्च की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अब देखिए इस नीति से क्या होगा, तो इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक की जो है किराए की आपूर्ति की 50% प्रतिपूर्ति जो है पेशकश की जाएगी और नवाचार को बढ़ाने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों का धन मुहैया कराएगी और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो किस क्षेत्र में सहयोग हेतु? कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच में? तो भारत और फिजी के बीच में यह समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। अब यह समझौता देखिए अनुसंधान कर्मियों मतलब जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख की आबादी वाले शहरों में निम्न में से कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिए जो भारत सरकार की तरफ से ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जो है जारी किया जाता है वो 3 कैटेगरी में जारी किया जाता है। तो पहली कैटेगरी होती है उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले और 10 लाख से कम आबादी वाले। तो इसमें देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले में किसको अब की बार पहला स्थान मिला है? तो वो बेंगलुरु को, जबकि लास्ट ईयर कौन था? पुणे था। तो इस बार पुणे दूसरे स्थान पर हो गया है। अहमदाबाद जो है तीसरे स्थान पे, चेन्नई चौथे स्थान पे और सूरत 5वें स्थान पे है। और सबसे खराब प्रदर्शन इसमें रहा है बरेली का। किसका? बरेली का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। बरेली के बाद सब धनबाद और श्रीनगर, इन तीनों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। अच्छा 10 लाख की कम आबादी वाले में देखिए ये जो है दो तरीके से दिया जाता है, एक 10 लाख से अधिक, एक 10 लाख से कम वाले में। हमने गलती से 3 बोल दिया था। तो 10 लाख से कम वाले में देखिए सबसे पहला स्थान रहा है शिमला का और दूसरा स्थान भुवनेश्वर का, तीसरा स्थान सिलवासा का और सबसे खराब स्थान रहा है मुजफ्फरपुर का। वो भी किस कैटेगरी में? 10 लाख से कम वाली कैटेगरी में। और इसमें कुल 111 शहरों को शामिल किया गया था। और देखिए ईज ऑफ लिविंग सूचकांक पहली बार जो है 2018 में जो है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। अब इस सूचकांक में देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, अफोर्डेबल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे 15 मानकों के आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। अच्छा अब इसी के साथ ही एक चीज़ और देख लीजिए कि जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में जो है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले नगर निगमों में इंदौर सबसे बेहतर है और इसके बाद सूरत और फिर भोपाल का नंबर आता है। तो आप इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी है? तो देखिए इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी है? तो ऑप्शन नंबर डी 6.8%। तो कितने प्रतिशत की अपनी रक्षा बजट में बढ़ोतरी करी है? तो 6.8%। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो टेस्ट टीम का नया कप्तान कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। किसे बनाया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीन एल्गर। देखिए वहीं बोर्ड ने जो है टेम्बा बावुआ को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है। मतलब सीमित ओवरों मतलब 50-50 के लिए कौन है, तो टेम्बा बावुमा। तो टेम्बा बावुमा जो है वनडे के लिए कप्तान बनाए जाएंगे, वो भी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट टीम के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका ने। और देखिए इनको कहाँ पे खोजा गया है, तो मेढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों में खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है। तो मेढकों की 5 प्रजातियां जो है, तो ये मेढकों की 5 प्रजातियां कहाँ से खोजा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट से। किसके सहयोग से, तो भारत और अमेरिका के सहयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है 4 मार्च को मनाया जाता है और अब जो है पूरे 1 सप्ताह तक मनाया जाने लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना दिवस पर 1972 में पहली बार 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विफाई नेचुरल गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है। तो इसमें किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व श्रवण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व श्रवण दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च। और पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 2007 में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है। तो ये 8.5% पहले भी था और उसी को बनाए रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.5%। और ये फैसला देखिए ईपीएफओ की श्रीनगर में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनेश फोगाट। और इस टूर्नामेंट के खेलने से पहले विनेश फोगाट जो है 3rd रैंक पर थीं, लेकिन 6 मार्च को जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 14 अंक हासिल किया और इससे ये जो है 3rd से 1st रैंकिंग पे पहुंच गई हैं। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। मतलब एशियाई खेलों में पहली बार जो है स्वर्ण पदक विनेश फोगाट जी ने ही जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। इसने देखिए जो है सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी। और ऐसा करने वाला पहला देश देखिए फ्रांस है, जिसने जो है 2011 में ही मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17%। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा यूएन के बारे में देख लीजिए क्या है कि यूएन की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो है
193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका नवीनतम सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है, जो कि 2011 में इसका सदस्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गैरसैंण को ही जो है उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाया गया था और इसी को नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया गया है। तो इसके साथ ही इसमें देखिए कुमाऊं और गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। और गैरसैंण मंडल में 4 पहाड़ी जिले शामिल होंगे। वो कौन कौन से हैं? तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चमोली शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 मार्च। और इसका उद्देश्य देखिए क्या है? तो देश के लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों को भी मनाने का दिन है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? तो कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ऋषि कट्टेल को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऋषि कट्टेल। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक के महत्वपूर्ण 35 करंट अफेयर्स थे। आप सभी लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा और इसकी आने वाली वीडियोज में इसके आगे के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और बने रहिए विजन एग्जाम परिवार के साथ। विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।